अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मुस्तजाब हैदर। हम लोग चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं। आज हम उसकी बर्नौलीज़ इक्वेशन जो कि उसकी एप्लीकेशंस को देखने जा रहे हैं और उन एप्लीकेशंस में से हम पहली एप्लीकेशन जो कि है टॉरिचेलिस थ्योरम, हम उसको डिस्कस करेंगे, ड्राइव करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारी बुक में बर्नौलीज़ की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। उनमें से पहली एप्लीकेशन जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉरिचेलिस थ्योरम। इसको हम लोगों ने बहुत जगह पे ऑब्ज़र्व किया हुआ है। इसकी एक सिंपल एग्ज़ाम्पल को लेके वहाँ से चलते हैं और फिर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आएँगे और इसको स्टेट करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक कंटेनर हो और उस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने फ्लूइड या लेट्स सपोज वो फ्लूइड वाटर है वो भरा हुआ हो, लेट्स सपोज ये कंटेनर है जो पानी के साथ भरा हुआ है और हम क्या करते हैं कि इस कंटेनर में कुछ पॉइंट्स के ऊपर होल बना देते हैं, सुराख कर देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दें या यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दें या यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दें, तो हम लोग देखते हैं कि इस इन सुराखों में से, इन होल्स में से पानी बाहर की तरफ निकलना शुरू करता है। यानी यहाँ से पानी बाहर निकलेगा और एक स्ट्रीम की शक्ल में आगे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। इसी तरह इस होल में से भी पानी गिरेगा, इस वाले होल में से भी पानी गिरेगा और जिस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि बिल्कुल इसी अंदाज़ में पानी यहाँ से फ़्लो करते हुए आगे की तरफ जाता है। जो होल आपने सबसे नीचे किया था, उसमें से पानी जो बाहर निकल रहा है, वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिर रहा है। इसका मतलब है वहाँ से निकलने वाला पानी सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर निकल रहा था। तो इस तरह के किसी भी होल में से अगर पानी बाहर की तरफ निकल रहा होगा, तो हम उस निकलते हुए पानी की स्पीड को स्पीड ऑफ एफ्लक्स का नाम देंगे। स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अब इस टॉरिचेलिस थ्योरम में हमने इसी स्पीड ऑफ इफ्लक्स को ही डिस्कस करना है और हमने देखना है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होती है, हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन है हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन की। तो हम लोगों ने बर्नौलीज़ इक्वेशन दिखी थी, सीखी थी अपने लास्ट लेक्चर में। मैं उसको यहाँ पे आपके सामने दोबारा स्टेट करता हूँ। अगर हम देखें तो वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से थी कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। और इसके अंदर हम लोगों ने देखा था P1 और P2 प्रेशर्स हैं डिफरेंट जगहों पे। रो जो है वो हमारे फ्लूइड की डेंसिटी है और जो हमारे पास V1 है और V2 है ये स्पीड ऑफ फ्लूइड्स हैं और जो H1 और H2 है ये हमारे फ्लूइड की हाइट्स हैं। अब इस इक्वेशन को सामने रखते हैं और एक स्पेसिफिक केस को डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने एक फिगर बनी है। अगर आप इस फिगर में देखें तो हमारे पास एक बहुत बड़े साइज़ का एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने एक फ्लूइड को रखा हुआ है और उस फ्लूइड की अगर हम हाइट की बात करें तो इनिशियली उसकी जो हाइट है इस वक़्त हमें नज़र आ रही वो हाइट h1 है। अब इस कंटेनर में आपको 2 जगहों पे होल्स नज़र आ रहे हैं। आप इमेजिन करें कुछ देर के लिए कि ये वाला होल इस वक़्त मौजूद नहीं है और हमारे कंटेनर में इस वक़्त सिर्फ़ एक होल मौजूद है। अब होगा क्या कि इस होल में से हमारा फ्लूइड बाहर की डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, बाहर को निकलेगा और वो बाहर को निकलने के बाद आगे की तरफ इस तरह से गिरना शुरू कर देगा। तो जब वो बाहर की तरफ निकल रहा है तो वो किस स्पीड के साथ बाहर की तरफ निकल रहा है, हम वो स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं उस स्पीड को यहाँ पे नाम दे देता हूँ v2 का और ये जो होल हमारे पास यहाँ पे किया गया है, इसकी हाइट को हम लोग h2 का नाम दे देते हैं और अगर हम इसको रेफरेंस टू द सरफेस की बात करें, तो उस सरफेस से लेके इस होल तक की जो हाइट है, हम उसे h1 माइनस h2 का नाम दे देते हैं। क्योंकि टोटल हाइट हमारे पास h1 थी और बॉटम के साथ जो हमारी हाइट थी वो इस होल की हाइट थी, उसे h2 कहा था। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो h1 माइनस h2 के इक्वल आ जाता है। अब जो फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल रहा है, बाहर निकलते हुए फ्लूइड की जो स्पीड है हमने उसे v2 का नाम दिया हुआ है। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी चाहिए कि जब ये फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा तो ऊपर से फ्लूइड का लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो जिस स्पीड से हमारा फ्लूइड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, हम उस स्पीड को v1 का नाम दे देते हैं। अगर हम इन दोनों स्पीड्स का कंपैरिजन करें, अब इस
कंपैरिजन को करने से पहले मैं ज़रा इसको इलैबोरेट करता हूँ इस सिचुएशन को। आप ये समझें कि एक बहुत बड़े साइज़ का पानी का एक टैंक है और उस पानी के टैंक में एक बहुत छोटा-सा हम एक सुराख कर देते हैं उसके बॉटम के करीब। ये फिगर आपको समझाने के लिए थोड़ी-सी एक्ज़ैजरेट की गई है। यहाँ पे जो होल है वो भी एक्ज़ैजरेट करके दिखाया गया। बहुत छोटा-सा एक होल कर देते हैं और उस छोटे से होल में से पानी बाहर निकलेगा। अब पानी की जो क्वांटिटी यहाँ से बाहर गिर रही है, वो बहुत थोड़ी होगी एज़ कंपेयर टू द वाटर इन दिस कंटेनर। तो अगर बहुत ज़्यादा पानी हुआ और बहुत थोड़ा पानी यहाँ से बाहर निकल रहा हुआ, तो इस पानी के बाहर निकलने की वजह से जो फ्लूइड की ऊपर से नीचे की तरफ आने की वेलोसिटी है या जो स्पीड है जिससे उसका लेवल डाउनवर्ड्स आ रहा होगा, वो बहुत थोड़ी होगी। इतनी थोड़ी होगी कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हमारी कैलकुलेशंस में उसका रोल बहुत कम होगा। यानी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम V1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। अगली चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि वो है प्रेशर। हमारे पास इस फ्लूइड को 2 एंड्स पे हम लोग देख रहे हैं। एक एंड इसका ऊपर वाला एंड है जहाँ से फ्लूइड नीचे की तरफ आ रहा है, एक वो वाला एंड है जहाँ से हमारा फ्लूइड बाहर की तरफ गिर रहा है। अब इन दोनों एंड्स पे जो प्रेशर है, इस एंड के प्रेशर को P1 और इस एंड पे मौजूद प्रेशर को हम लोग P2 कहते हैं। क्या ये दोनों प्रेशर्स आपस में इक्वल होंगे? क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर है, हमने इस पूरे अपने सेटअप को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये P2 और P1 ये दोनों प्रेशर्स ये आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों प्रेशर्स बराबर होंगे। तो जब ये दोनों प्रेशर्स इक्वल होंगे तो फिर हमें P1 और P2 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, हम इसे खाली P ही लिख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ से डिड्यूस कर ली। पहली चीज़ जो डिड्यूस की है वो हम लोगों ने ये किया कि हमारे पास जो V1 है दैट इज़ प्रैक्टिकली ज़ीरो और जो V2 है वो एक ख़ास सर्टेन स्पीड हमारे पास मौजूद है और P1 और P2 आपस में इक्वल हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए हमारे पास कैसी शेप बनेगी। हमारे पास जो P1 यहाँ पे लिखा हुआ है हम उसकी जगह पे P लिख देते हैं क्योंकि P1 और P2 दोनों आपस में इक्वल थे और हमने कहा कि V1 हमारा ज़ीरो हो रहा है। तो हम इस इक्वेशन में जहाँ पे हमारे पास V1 लिखा हुआ है मैं उसकी जगह ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है रो जी एच वन, ये H1 हमारे फ्लूइड की हाइट है। इसी तरह अगर सेकंड राइट हैंड साइड की तरफ जाएं तो ये जो P2 लिखा हुआ है इसकी जगह हम लोग P लिख देंगे और साथ में हमारे पास लिखा हुआ है हाफ रो V2 स्क्वायर और ये V2 वो स्पीड है जिस स्पीड से हमारा फ्लूइड बाहर की तरफ निकल रहा है और साथ में हमारे पास आ गया रो GH2 और हम इसको यहाँ पे सब लिख देते हैं इसी तरह से रो GH2। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो प्रेशर्स लिखे हुए हैं वो दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमें उनको लिखने की ज़रूरत नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जो पूरे का पूरा फैक्टर है चूंकि यहाँ पे ज़ीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये पूरे का पूरा फैक्टर हमारा यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और जो रिमेनिंग चीज़ हमारे पास बचेगी वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा रो GH1 और जो राइट हैंड साइड है हमारे पास वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम जो दो अलग अलग जगहों पे नज़र आ रही हैं अगर उन दोनों को उठा के इक्वेशन के एक तरफ ले जाएं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आएगी रो GH1 और इसको हम उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस रो GH2 और जो राइट साइड है वो हमारे पास आ जाएगी हाफ रो V2 स्क्वायर। कुछ इस तरह की फॉर्म हमें बनती हुई नजर आएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो हमारे पास रो कॉमन आ रहा है GH1 माइनस GH2 इस तरह से लिखा जा सकता है और हमारे पास रो V2 स्क्वायर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास रो लेफ्ट हैंड साइड पे और रो राइट हैंड साइड पे मौजूद है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स आएंगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी GH1 माइनस GH2 और राइट साइड पे 1/2 इंटू V2
स्क्वायर। अब इसमें अगर हम राइट साइड पे देखें तो हमारा 2 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसे ले जाते हैं, g कॉमन ले लेते हैं और साथ में हमारे पास आ जाएगा h1 माइनस h2, और जो 2 डिवाइड हो रहा है वो जब इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो 2g, और साथ में ये हमारे पास v2 का स्क्वायर आ गया। अब अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग लिखते हैं तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, v2 is equal to square root of 2g into h1 माइनस h2। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। जो इक्वेशन हमें बता रही है उस स्पीड के बारे में जिस स्पीड से हमारा फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, इसे हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स का नाम देते हैं। अब आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं और फिर हम टॉरिचेलीज थ्योरम की स्टेटमेंट भी हम इसी इक्वेशन से बनाएंगे और उसको यहाँ पे लिख के दिखाएंगे आपको। अब इमेजिन करें कि यही हमारे पास फ्लूइड था जो इसमें से निकल के बाहर गिर रहा था। हम क्या कहते हैं कि जिस हाइट पे ये फ्लूइड मौजूद है उस हाइट पे हम एक बॉल ऑफ मैस कंसीडर कर लेते हैं। वो बॉल ऑफ मैस हमने फ्लूइड की हाइट के बराबर यानी उसे h1 के ऊपर प्लेस किया हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये एक बॉल है जिस बॉल का मैस m है और इसको मैंने इस हाइट के बराबर हाइट के ऊपर प्लेस किया हुआ है। मैं इसे रिलीज कर देता हूँ, ये नीचे की तरफ आएगा, गिरता जाएगा और लेट्स सपोज ये उस हाइट को अटेन कर लेता है जिस हाइट पे हमारे फ्लूइड के लिए हम लोगों ने होल क्रिएट किया हुआ था, हमारा फ्लूइड बाहर निकल रहा था। तो जब ये बॉल इस हाइट तक गिरेगा, इस हाइट पे ये पहुंच चुका होगा, तो हमें पता है कि ऊपर से नीचे आते हुए क्योंकि ये फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो इसने स्पीड गेन की होगी। इनिशियली लेट्स सपोज इसकी जो वेलोसिटी थी हमारे पास वो ज़ीरो थी और यहाँ पे नीचे आते आते जो वेलोसिटी उसने अटेन कर ली उस वेलोसिटी को मैं वी एफ का नाम दे देता हूँ और वो वेलोसिटी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ये नीचे गिरेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी जो इसका एक्सेलरेशन है दैट विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और फिर अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों को यूज़ करें तो हम इस वी एफ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी जो कि थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं तो इसमें a एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इस केस में, और ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें इस बॉल की वर्टिकल फॉल के केस में तो हमारे पास 2 इस तरह लिखा रहा, a ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो जाएगा, हम इसकी जगह g लिख देंगे। और अगर हम इस हाइट की बात करें, इस वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें जो यहाँ से यहाँ तक आते हुए हमारे बॉल ने ट्रैवल किया, तो हम इसको ऑल द वे यहाँ तक लेके जाके देख सकते हैं कि इस हाइट से अगर हमारे बॉल ने मूव करना शुरू किया था और वो इस हाइट तक आया था तो हम इस डिस्टेंस को h1 माइनस h2 कह चुके हैं। तो फिर इस s की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं h1 माइनस h2, और जो राइट हैंड साइड हमारी इक्वेशन की नज़र आ रही है उसमें वी एफ स्क्वायर इसी तरह से लिखा रहेगा। और जो हमारा वी आई स्क्वायर है, क्योंकि इनिशियली बॉल वाज एट रेस्ट तो उसकी स्पीड ज़ीरो थी तो हम उसकी जगह पे ज़ीरो लगा देंगे। अब अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2g इज इक्वल टू h1 माइनस h2 और हमारे पास वी एफ इस तरह से स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाता है। अब ये बहुत मज़े का रिलेशन हमारे पास बनने जा रहा है। अगर पीछे चलें और कुछ देर पहले जो हमने फ्लूइड की बाहर निकलती हुई स्पीड को देखा था तो उसकी इक्वेशन ये हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है। अब उस इक्वेशन और इस इक्वेशन का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो हमें एक रेलेवेंस नज़र आ रही है, हमें ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती नज़र आ रही हैं कि हमारे फ्लूइड ने यहाँ से निकलते हुए जिस स्पीड को अटेन किया था ये वही स्पीड है कि हमारे एक बॉल ने ऊपर से लेके नीचे तक गिरते हुए इस होल की हाइट तक आते हुए जो स्पीड इसने गेन की है ये एग्जैक्टली उसी स्पीड के बराबर है। तो हम इससे अपने टॉरिचेलिस थ्योरम की स्टेटमेंट समझ सकते हैं। यानी ये क्या बताता है कि अगर एक फ्लूइड किसी भी
होल में से बाहर की तरफ निकल रहा हो, तो उसकी जो स्पीड ऑफ फ्लक्स होती है वो एग्जैक्टली उसके इक्वल होती है कि जितनी स्पीड अगर एक फ्लूइड उसी हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा हो, तो गिरते हुए जितनी वो स्पीड अटेन करेगा, ये स्पीड एग्जैक्टली उसके इक्वल होगी। तो फिर इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। स्पीड ऑफ a flux is equal to the velocity gained by a fluid in falling through a distance h1 minus h2 under the action of ग्रेविटी। यानी अगर हमारा फ्लूइड इस होल में से बाहर निकल रहा है, तो जो स्पीड ऑफ ए फ्लक्स उसने गेन की है वो एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितनी स्पीड एक फ्रीली फॉल करता हुआ ऑब्जेक्ट अगर इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा तो वो गेन कर चुका होगा। इसकी एक और फॉर्म भी है जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप कंसीडर करें कि ये वाला होल अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अगर ये हमारे पास होल मौजूद हो और हम इसमें से निकलते हुए फ्लूइड को देखें, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल इसी तरह से हो सकती है कि अगर फ्लूइड में आपने इस होल की ओपनिंग जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर दी, तो हमारा जो फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा वो एक सर्टन हाइट अटेन करेगा और उसके बाद वापस नीचे आएगा। तो आइडियली वो जो हाइट वो अटेन करेगा वो हमारे फ्लूइड की वर्टिकल हाइट के इक्वल होगी। अगर कोई लॉसेस नहीं होते तो हमारा फ्लूइड ऊपर की तरफ भी जाएगा तो वो इस हाइट को अटेन करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम मैकेनिक्स में सीख चुके हैं कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ्रीली फॉल करने दें तो वो नीचे आते आते एक सर्टन वेलोसिटी को अटेन कर लेता है। फॉर एग्जांपल, हमारा ये बॉल जब ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया गया, ऊपर से नीचे की तरफ गिराया गया था, तो नीचे आते-आते जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा था, तो अगर इसने 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर ली हो, तो आप अगर इसी हाइट से 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, तो ये एग्जैक्टली इसी हाइट तक पहुंचेगा जो कि हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो ये तो था स्टूडेंट हमारा एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन में पहली एप्लीकेशन टॉरिचेलीज़ थ्योरम। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी बर्नौलीज़ इक्वेशन की फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि है टॉरिचेलीज़ थ्योरम। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।